नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश कुमार सोनी और आज हम एडवोकेट शिवानी गुप्ता के पास आए हैं जो घडोली डेयरी फार्म की जो भूमि है, जो जहाँ तमाम तरीके के विवाद हम देखते आए हैं, उस पर इन्होंने काफी रिसर्च करी है, विभागों में आरटीआई लगा के जानकारी ली है, यहाँ के लोगों की क्या परेशानी है और आज तक ये भूमि क्यों विवादित है, हम जानेंगे इनसे। शिवानी जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं कहूँगा जो दिल्ली में ये जो घडोली डेयरी फार्म है, ये भूमि इतनी विवादित है, यहाँ पर कोई ना कोई विवाद हमेशा रहता है, क्या कारण है इसके पीछे? इसका ये कारण है कि जो एमसीडी है वो अपने आप को लैंड ओइंग एजेंसी बताती है जी, जबकि जो डीडीए है जो कि पूरी दिल्ली का नोडल ऑफिसर है, जिसके पास पूरी दिल्ली का चार्ज है ये सेट करने के लिए कि किस प्रॉपर्टी पे कैसा यापन होना चाहिए। तो लेकिन एमसीडी क्या करती है कि डीडीए की जो गाइडलाइंस है, डीडीए के जो रूल्स है, जो एक्ट है, उसका वायलेशन कर रही है सरेआम जी। और जिसका किस तरीके से कर रही है ये जो आपको मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मास्टर प्लान होता है 2021, उसमें जो हमारी घडोली डेयरी फार्म है जिसपे मैं रिसर्च कर रही हूँ, उसमें रहने के लिए लैंड यूज रेजिडेंशियल है, लेकिन जो एमसीडी का वेटनरी डिपार्टमेंट है, जो कमिश्नर है एमसीडी के, वो ये कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पशुपालन के लिए है जी। तो पशुपालन के लिए तो पहले थी, फिर इसका लैंड यूज कभी चेंज हुआ? यस, सन 2000 में इसका लैंड यूज चेंज हो गया है। गवर्नमेंट ने, एलजी ने, हाई कोर्ट तक ने इस प्रॉपर्टी को, इस सारे एरिया की प्रॉपर्टीज को रेजिडेंशियल कर दिया, लेकिन जो एमसीडी है वो आज तक कुछ ऐसी पॉलिसीज का हवाला देती है कि इस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी आज भी डेयरी पालन के लिए है, और अगर आप इसमें रह रहे हो, मकान बना रहे हो, तो ये लॉ का वायलेशन है। और इसके अगेंस्ट वो एंक्रोचर्स की डेफिनेशन दे देती है जो भी लोग रह रहे हैं, और उनपे पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को टारगेट बना के उनका एविक्शन करा। नहीं, जिस तरीके से ये विवादित जमीन है, फिर यहाँ पर जो पुराने जिनको पहले जो अलॉटी हैं वो कैसे इनको सस्ते में लेने की, या सॉरी उनको लेने की बात करते हैं और कुछ औने पौने दाम में खरीदने की बात करते हैं, वो किस आधार पे ले लेते हैं? ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई ऐसी कंप्लेनर्स आ जाते हैं, ब्लैकमेलर्स आ जाते हैं, जिनको मालूम होता है कि इस प्रॉपर्टी पे अलॉटीज आ सकती है, तो जो लोगों ने पहले से मकान बेचे हुए हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि रेट्स आपको पता है कि प्रॉपर्टी दिल्ली के अब तो बहुत पैसे हो गए हैं, तो वो इस गलत तरीके से मतलब क्राइम कमिट करते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने कभी बेची नहीं, तो ये क्लेम करते हैं कोर्ट्स में, उस प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट कर देते हैं। अब होता क्या है कि कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो अलॉटीज के फेवर में आए हों, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसको वापस रीसेटल किया हो उस प्लॉट्स पर, बट होता क्या है, इस चीज का जो फायदा है वो लोकल जो लोग होते हैं, ब्लैकमेलर्स होते हैं, यहाँ तक कि लोकल नहीं, एक तरीके से गिरोह होता है। अब कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, उस पर वो आके भाई ये कब तक केस लड़ेगा, तो वो पूंजीपति या जो पुराना अलॉटी है वो ले लेता है उसको आधे दाम में। लेने वाला परेशान होता था, भाई इस प्रॉपर्टी पे आज टूटने के ऑर्डर, आज सीलिंग हो गए, किस तरीके से पुलिस तो उसी घबराहट में आके मतलब बेच देता है, और इसका फायदा दूसरा बिल्डर्स उठा लेते हैं, जो उसी प्रॉपर्टी को, जो कोर्ट में डिस्प्यूट है, कोई स्टे नहीं मिलता उस टाइम पे, जब तक मतलब जो मकान मालिक है वो रह रहा होता है, उससे सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब वो बेच देता है, बिल्डर उस मकान पे 8-8 मंजिल मकान बना लेते हैं और उसको वो फ्लैट सिस्टम बना के बेच देते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, इसमें बताइए शिवानी जी, इसमें दिल्ली नगर निगम क्या रोल है एमसीडी का? देखो, दिल्ली नगर निगम का बहुत स्पष्ट रोल है कि वो सिर्फ यहाँ पे जो ड्रेनेज होती है, साफ सफाई का ही उनका रोल है, लेकिन इस आड़ में जो वेटनरी डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसके ओनर हम हैं, हम आपको बताएंगे इसमें मकान तोड़ो और आपस में डेयरी पालन करो। और कुछ इन्होंने फैब्रिकेटेड और फॉर्स्ड पॉलिसीज बना रखी है, कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने प्रोड्यूस करी है इस टाइम पे, जो पहले नहीं थी, क्योंकि सन 2003 तक तो हाई कोर्ट के मल्टीपल केसेस चले हैं, कॉमन कॉज जैसे केसेस में रिट पिटीशंस आई हैं, वहां पर कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं थी, कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी कि इस प्लॉट पे बेच नहीं सकते या बेचने के बाद कोई मकान बना के नहीं रह सकता। लेकिन अभी कुछ पिछले 2 या 3 सालों में कुछ ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स आए हैं जिन्होंने इस तरीके की पॉलिसीज का बनाया है और कोर्ट में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट कोर्ट अनअवेयर है कि ये जो पॉलिसीज शो कर रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है, फॉर्ज्ड है। अब उन पॉलिसीज का हवाला ये कोर्ट्स में दे रहे हैं। कोर्ट को भी यही लगता है कि अगर डिपार्टमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज दे रही है तो उसमें कोई सत्यता होगी, बट होता ऐसा नहीं है।
जी नहीं, जिस तरीके से आपने इस भूमि को लेकर बहुत विभागीय जांच करी, आरटीआई लगाई, कुछ बिल्कुल। इसमें कंप्लेंट्स आरटीआई जो भी आपने करा, तो उसमें क्या लगता है कि इसका असल लैंड यूज क्या है, मतलब इसका अब क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी डेयरी फार्म के लिए है या ये रेजिडेंशियल है, इसको क्या समझा जाए? सन 2003 का ये हवाला देते हैं कि हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड थे, जो पुराना एमसीडी ऑफिस था वो जल गया, और आप कह रहे हो कि रेजिडेंशियल है, लेकिन हमारे एमसीडी के रिकॉर्ड में ये प्रॉपर्टीज अभी तक इसमें डेयरी लैंड यूज की प्रॉपर्टीज हैं। तो अब इनके पास डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड नहीं थे, तो मैंने अपने नाम से ही आरटीआई लगाई कि इसका लैंड यूज बताया जाए। डीडी को मैंने ये आरटीआई लगाई। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने क्लियर कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल लैंड यूज है इसका, और इसमें आप डेयरी पालन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है एमसीडी और डीडीए के बीच में। हालांकि जो डीडीए है वो नोडल एजेंसी है और एमसीडी है वो वॉयलेशन कर रही है डीडीए का, मतलब वो उनका एक तरीके से बहिष्कार कर रही है, बहिष्कार कर रही है, अवमानना कर रही है। इवन कि हाई कोर्ट तो माना किसका order का जाए, भी किसका अवमानना माना है? हाई कोर्ट क्या कहता है? हाई कोर्ट ने तो क्लियर कह रखा है कि ये Residential। रेजिडेंशियल है, और जितने भी कोर्ट केसेस हुए या फिर जितनी भी फैसिलिटीज है, जितनी भी फैसिलिटेशंस गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रॉपर्टीज या इस एरिया को मिल रहे हैं, वो इसी ग्राउंड पे मिल रहे हैं कि ये रेजिडेंशियल है। लेकिन जो एमसीडी है वो कोर्ट का भी अवमानना कर रही है, कोर्ट का मानना कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि यहाँ जो लोगों की समस्या है, जो लोग डर के अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या वो करते हैं, उसका समाधान क्या है? आपको क्या लगता है 3 दिनों की रिसर्च के बाद? समाधान देखो, कानून बहुत साफ कहता है। हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर कह रखा है कि ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है। इवन कि इससे लास्ट या प्रीवियस जितने भी और 10 से 15 कुछ ऐसे लोग थे जो हाई कोर्ट गए थे, एमसीडी ने उनकी प्रॉपर्टी सील कर दी थी, उसमें भी क्लियर कट है कि ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है। आप किसी को भी इस तरीके से हटा नहीं सकते या किसी को भी इस तरीके से उसके घर से नहीं निकाल सकते। और आप इसमें इवन कि आपको थोड़ा मैं बताना चाहूंगी, एनजीटी की कोर्ट केस में हुआ ये था कि यहाँ पे लोगों ने पशुपालन के लिए डेयरियां कर रखी थी, तो एनजीटी कोर्ट के भी स्पेसिफिक ऑर्डर है कि यहाँ पे डेयरी पालन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप आज की स्थिति में कोई एक केस है, उसमें एमसीडी के वेटनरी डिपार्टमेंट ने कह रखा है कि ये प्रॉपर्टी पे रेजिडेंशियल नहीं हो सकता, तो जो हायर कोर्ट्स है या जितने भी ये लोअर कोर्ट्स है वो सब कह रही है कि रेजिडेंशियल है, लेकिन एमसीडी का डिपार्टमेंट है आज भी इन प्रॉपर्टीज को कह रहे हैं कि ये पशुपालन है। तो ये इतना मतभेद कैसे है? इसका क्या समाधान है? क्या इसका ये है कि जो करप्ट ऑफिशियल्स है, जब तक उनके अगेंस्ट आपको लगता है इसमें निगम जो है वो आड़े आ रहा है, वो परेशान कर रहा है लोगों को? निगम ने एक्चुअली, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अब तक प्रीवियस में जितने भी कोर्ट केसेस हुए इसमें कई लोगों को सजा मिली है, जिन्होंने जाली पेपर बनाया, कई की 6-6 महीने वो जेल में रह के आए हैं। लेकिन आज की स्थिति में ये जो अरेडिंग ऑफिसर्स है, ये जो करप्ट ऑफिसर्स है, इनको बहुत बड़ा सपोर्ट है दिल्ली पुलिस का। तो दिल्ली पुलिस के पास ये जाते हैं, कोर्ट केस का नाम रेफरेंस लेते हैं कि हमें इस कोर्ट केस में इस प्रॉपर्टी को सीलिंग के ऑर्डर हुए हैं, और वो आते हैं और प्रॉपर्टी को सील कर जाते हैं कि भी ये इस पे आप मिस यूज कर रहे हो और आपने इसका मतलब अवमानना की है एमसीडी की पॉलिसी की। इस आर्ट में आके वो सील कर जाते हैं। अब कोर्ट में जाते हैं, सच्चाई सामने आती है कि भाई कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उन एररिंग आप कह रहे हो फर्जी ऑर्डर मिले थे? एग्जैक्टली, फर्जी और फैब्रिकेटेड ऑर्डर्स बनाए थे जिनकी कोई वैलिडेशंस नहीं है, कोई लॉ में नहीं है, किसी एक्ट में नहीं है, किसी एमसीडी ने फर्जी ऑर्डर बना दिया। एमसीडी ने फर्जी ऑर्डर बना के दिल्ली पुलिस से वो हेल्प लेती है और पुलिस फोर्स लेती है, बहुत बड़ी पुलिस फोर्स लेके आती है और प्रॉपर्टीज को सील कर देती है। अब इसका समाधान आपने पूछा, इसका समाधान तो सिर्फ एक है, अगर कोई गलत करता है, कानून के खिलाफ करता है और कुछ ऐसा इलीगल काम करता है, तो उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए और उनको जेल के पीछे करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है वो इस चीज़ को मतलब आप लगा लो कि कितना, नाम नहीं ले सकती मैं, लेकिन किस तरीके से ये करप्ट है। दिल्ली पुलिस ही करप्ट है। अगर आपके पास कोई एविडेंसेस आ गए, अगर आपके पास कंप्लेंट आ गया, आपके रिकॉर्ड में भी है कि ऑर्डर नहीं है, तो आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? जी जी, ये मेरा सवाल दिल्ली पुलिस के एसएचओस के लिए है और डीसीपी ऑफिस के जो इन चीज को मैटर्स को देखते हैं। हर जगह पे कंप्लेंट्स है, लेकिन एक बार भी अगर किसी ऑफिशियल्स को इस चीज के लिए सजा मिलेगी तो ही ये चीज हो सकती है। यही समाधान है। हमारे कानून और हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने क्लियर कह रखा है, वहां से कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है एक्सटॉर्शन, इसकी लिए एफआईआर होनी चाहिए। और तो आपको क्या लगता है यहाँ पर रहने वालों को चिंता करनी चाहिए या वो रहें? अभी क्या करना चाहिए? चिंता का तो विषय है। जी जी, चलिए, तो इसमें आपने हमसे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम प्रयास करेंगे कि आपकी बातों को जनता तक और विभाग तक पहुँचाएं। शुक्रिया।